लेक्चर 4 आज होगा हमारा डिप्रिसिएशन का, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे कि थोड़ा सा थियोरेटिकल चलते हैं, फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठा लेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिप्रिसिएशन। कौन कौन सा फैक्टर है जिसका फर्क किससे पड़ता है? डिप्रिसिएशन पे पड़ता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिनका अफेक्ट किससे पड़ता है? डिप्रिसिएशन पे पड़ता है। शायद लिखवा दिए क्या ये सब? नहीं लिखवाया है, देख लेना। नहीं भी लिखवाए, लिखवा भी लिए तो चलो ना फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला जिसका फर्क डिप्रिसिएशन में पड़ता है वो है कॉस्ट। सेकंड क्या है? स्क्रैप वैल्यू। दूसरा इसका क्या नाम है? सैल्वेज वैल्यू। एंड थर्ड क्या है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या था फॉर्मूला? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। इनमें से तीनों में से कोई भी चीज हम लोग चेंज करेंगे तो डिप्रिसिएशन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा चेंज, ठीक है। तो कौन कौन सा फैक्टर डिप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है? वही सारी चीजें जो इनके फार्मूला में हम लोग यूज करते हैं। पहला क्या है? कॉस्ट। दूसरा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। तीसरा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। अब कॉस्ट क्या है? किस हम लोग कॉस्ट क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ द एसेट हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? सपोज हम लोग कोई एसी खरीदेंगे, तो इस एसी की कॉस्ट में, एसी हमारा फिक्स्ड एसेट हो गया, इसके कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑलरेडी जनरल क्लास में हम बता चुके हैं, फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार इसको एक्सप्लेन करते हैं। कॉस्ट में सबसे पहला चीज आएगा वो होगा परचेज प्राइस। सपोज हम लोग एसी खरीदे 40,000 का, तो कॉस्ट में सबसे पहले क्या आएगा? परचेज प्राइस आएगा 40,000 रुपये, ठीक है। हो सकता है इससे कुछ इंस्टॉलेशन का चार्ज लगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये भी कहाँ कंसीडर होगा? हमारा कॉस्ट में कंसीडर होगा। और क्या आएगा कॉस्ट में? कोई टेक्निकल चार्जेस, कोई टेक्नीशियन आया एसी, ठीक है। कोई ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लग गया, और क्या? और भी कोई एसोसिएटेड कॉस्ट, अदर एसोसिएटेड कॉस्ट। एग्जाम्पल लेबर एटसेट्रा, ठीक है। कोई भी ऐसा खर्च जो एसी के इंस्टॉलेशन में, एसी को स्टार्ट करने तक जो खर्च लगे, वो हमारा किस में कंसीडर किया जाएगा? कॉस्ट में कंसीडर किया जाएगा। प्लस टैक्सेस, टैक्सेस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी कॉस्ट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। रीजन कौन बताएगा मेरे को इसका? जीएसटी कॉस्ट में क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन कौन बताएगा मेरे को? जीएसटी कॉस्ट में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी सेट होने के बाद, क्या एसी लगने के बाद जीएसटी लगेगा। एसी खरीदे उसी समय तो जीएसटी लग गया? गलत जवाब। ना, जीएसटी इसके लिए पहले सामान खरीदा है
प्राइस बढ़ते चल जाएगा। तो जीएसटी मतलब इसका प्राइस नहीं है, जीएसटी तो हम लोग को सरकार को देना पड़ता ना। जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ा है ना, हम लोग कंप्लीट करवाए है ना। है। सपोज लाख रुपए का एसी हुआ होगा, तो हम लोग खरीदे हुए कितने में, लाख प्लस जीएसटी दिए होंगे हम लोग 28,000। हम लोग टोटल कितना पैसा दिए होंगे, 1,28,000। तो हम बोल रहे हैं कि कॉस्ट, एसी का कॉस्ट निकाल रहे हैं हम लोग, किस लिए, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए क्या निकाल रहे हैं हम लोग, एसी का कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो उसमें हम लोग 1,00,000 को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, या 1,00,000 को यहाँ कंसीडर करेंगे, 1,28,000 को कंसीडर करेंगे, बताओ किसको कंसीडर करें कॉस्ट निकालने के लिए, 1,00,000 को या 1,28,000 को। हमको डिप्रिसिएशन निकालना है एसी पे। एसी खरीदे कितने में, 1,00,000 प्लस 28,000, 1,28,000। तो डिप्रिसिएशन किस पे निकलेगा, 1,00,000 पे या 1,28,000 पे, कितना, 1,00,000 पे। रीजन 1,00,000 पे भी होगा तो रीजन, और 1,28,000 होगा उसका भी रीजन। एनुअल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट मतलब कि जितने अमाउंट पे तुम लोग एसी खरीदा, हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे, किस पे लगाएं, 1,00,000 पे डिप्रिसिएशन लगाएं या 28,000 पे डिप्रिसिएशन लगाएं। 1,28,000 पे रीजन। इसका जवाब आपको थोड़ा सा रिवाइज आप लोग करके आते तो आपको मिल जाता। इसका जवाब था आपके जीएसटी वाले चैप्टर में। 1,28,000 हम लोग टोटल खर्च किए, जिसमें 1,00,000 आपका क्या है, एसी का प्राइस है, और 28,000 क्या है आपका जीएसटी। जो आप कोई भी सामान खरीदते समय जीएसटी अगर पेमेंट करते हैं, तो उस पर आपको क्या मिल जाता है, इनपुट मिल जाता है। ये क्या मिल जाता है, इनपुट। और इसको हम लोग यूटिलाइज कहाँ कर लेते हैं, इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, हम कोई सप्लाई करेंगे आउटपुट टैक्स के साथ यूटिलाइज कर लेते हैं, आउटपुट जीएसटी के साथ यूटिलाइज कर लेते हैं। तो 28,000 हमारा क्या खर्च है, क्या 28,000 का तुम लोग बेनिफिट ले लेते हैं। तो 28,000 जब हमारा खर्च ही नहीं है, तो एसी के कॉस्ट में हम लोग 28,000 को क्यों लें, 28,000 का तो हम लोग बेनिफिट ले लेंगे ना, कोई भी सेल करेंगे तो 28,000 हमारे लिए क्या है, इनपुट है, इनपुट जीएसटी है। इनपुट जीएसटी का हम लोग बेनिफिट उठा लेते थे कोई भी आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई के टाइम पे। इसलिए हमारा एसी का कॉस्ट कितना है, मात्र 1,00,000 रुपए। सपोज 1,28,000 पे हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे, तो ये इस 28,000 पे हम लोग तो इनपुट भी ले रहे हैं और ऊपर से क्या कर लेंगे, डिप्रिसिएशन भी चार्ज कर लेंगे। तो वो दोनों नहीं होगा ना। 28,000 का हम लोग क्या यूटिलाइज करेंगे, हम लोग इनपुट यूटिलाइज करेंगे। ये हमारा एसेट ट्रीट होता है, करेंट एसेट्स। इनपुट से जीएसटी क्या होता है, हमारा करेंट एसेट ट्रीट होता है। और ये कॉस्ट क्या हो जाएगा, हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा ना ये। तो हमारे कॉस्ट में क्या लेना है हम लोग को, सिर्फ परचेज प्राइस लेना है, ठीक है। और टैक्स को कंसीडर करना है कॉस्ट में या नहीं कंसीडर करना है, नहीं करना है। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी टैक्स है तो हमको कॉस्ट में कंसीडर करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लिखो, जीएसटी पेड ऑन फिक्स्ड एसेट्स will not be added to the cost of fixed assets। ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इस पे बेस्ड। आप एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा, टेस्ट कैसे किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन देगा आपको। परचेज प्राइस ऑफ मशीन, $10 लाख।
ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन, $50,000. लेबर चार्जेस ऑन मशीन, ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ठीक है, $25,000. टेक्निकल फी ऑन इंस्टॉलेशन, $25,000. 75,000 लिख लो. ऑक्ट्रोय टैक्सेस, $25,000. GST पेड 1 लाख. और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years. एंड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 50,000. इतना इंफॉर्मेशन देगा और बोलेगा कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, ठीक है, सॉल्व करो. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बताओ पहले. डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. ठीक है, ये कौन सा मेथड का डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला है. ठीक है, आज हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मेथड पे बात करेंगे. आज हम लोग अकाउंटिंग में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा थियोरेटिकल बात करने का कोशिश करेंगे आज. डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, सॉरी, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. ये दिया हुआ है मेरे को, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया हुआ है. कैलकुलेट क्या करना है इस चैप्टर में, इस क्वेश्चन में मेरे को कैलकुलेट करना है कॉस्ट. तो कॉस्ट में भी हम लोग सीखे कि कॉस्ट में हम लोग कौन कौन सा फिगर लेंगे. सब कुछ लेंगे उस एसेट से रिलेटेड, सिर्फ उस पर जीएसटी लगा हुआ रहेगा उसको हम लोग नहीं लेंगे. और उस एसेट से रिलेटेड जितने भी खर्च होंगे हम लोग सब के सब को कॉस्ट में कंसीडर करेंगे. परचेज प्राइस कंसीडर करेंगे, यस. ट्रांसपोर्ट ऑफ मशीन कंसीडर करेंगे, यस. लेबर चार्जेस कंसीडर करेंगे, यस. टेक्निकल फी, यस. ऑक्ट्रोय टैक्सेस, ठीक है, पहले टैक्सेस लगा करता था, ये जीएसटी है क्या? नहीं, इसको कंसीडर करेंगे, यस. सिर्फ जीएसटी वाले टैक्स कंसीडर नहीं करना है. हम देखो क्या लिखे हैं, टैक्सेस को लेना है, सिर्फ जीएसटी वाले टैक्सेस को नहीं लेना है. तो ऑक्ट्रोय टैक्सेस को लेना है क्या? हाँ लेना है. जीएसटी को लेना है? नहीं लेना है. तो बताओ टोटल जोड़ कर कितना कॉस्ट आया? 2 लाख. 2 लाख कैसे आएगा? पहला ही 10 लाख है. पहला तो 10 लाख हो गया, 10 लाख तो पहले ही परचेज प्राइस हो गया, और 1,11,75,000. तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 11,75,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितना है? 50,000. एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है? 5 years डिवाइडेड बाई 5. तो 11,25,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया? 2,25,000 डेप्रिसिएशन पर ईयर. ये डेप्रिसिएशन 2,25,000 क्या है? पर डे, पर मंथ, पर ईयर, पर ईयर. ठीक है, ये हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लिए. एसएलएम के बारे में बात कर रहे हैं आज हम लोग. ये किस चीज का मेथड था? कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड था? स्ट्रेट लाइन मेथड. इसके अनुसार ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा
एवरी ईयर 5 ईयर, अगर 1 2 3 4 एंड 5 एवरी ईयर डिप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज करेंगे? 2,25,000, है ना? 2,25,000, 2,25,000 हर साल तो सेम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 2,25,000 ऐसे डिप्रिसिएशन हम लोग एवरी ईयर 5 ईयर तक हम लोग 2,25,000 चार्ज करेंगे। अब एसएलएम का कुछ मेरिट्स है, कोई मेथड है तो उसका कोई मेरिट भी होगा और कुछ डिमेरिट्स भी होगा, जिसको दूर करने के लिए हम लोग नया मेथड्स लेके आएंगे, है ना? तो सबसे पहला मेथड, इस मेथड का सबसे पहला मेरिट क्या है कि सिंपल है, एक बार कैलकुलेट करो और मजा लो 5 साल तक, है ना? 5 साल तक डिप्रिसिएशन सेम रहेगा, ठीक है? मतलब इजी टू कैलकुलेट है ये मेथड, हमारा इजी टू कैलकुलेट है। देखो बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 16.4 मेरिट्स ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक है? पेज नंबर 16.4 आपका पॉइंट्स है मेरिट्स ऑफ डिप्रिसिएशन। सबसे पहला मेरिट बताया है सिंप्लिसिटी। सबसे पहला मेरिट क्या बताया है? सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी के बारे में क्या बोलता है? कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज वेरी सिंपल एंड दिस मेथड इज वाइडली पॉपुलर। ये मेथड को कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर हमारा मेथड है डिप्रिसिएशन का, ठीक है? बुक नहीं भी होगा तो मेरे को सुन लो, सुनाई दे देगा, समझ में आ जाएगा, कोई वैसा डिफिकल्ट नहीं है। इक्वालिटी ऑफ डिप्रिसिएशन बर्डन, इसे बोलता है कि मेथड बहुत सिंपल है और इसका बर्डन है ना इक्वल है हर एक साल, ठीक है? इसका मेरिट है, इसका मेरिट ही है ना कि डिप्रिसिएशन बर्डन, मतलब कि डिप्रिसिएशन क्या हुआ? एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें खर्च हम लोग कितना दिखाएंगे अपने बुक्स में? 2,25,000। एवरी 5 ईयर तक हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्च कितना दिखाएंगे? 2,25,000 रुपए, ठीक है? तो बर्डन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे हर साल कितना पड़ रहा है डिप्रिसिएशन का? 2,25,000। हम लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए ये 2,25,000 घटाना पड़ेगा ना, तब तो हम लोग प्रॉफिट एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। तो पर ईयर हम लोग डिप्रिसिएशन के नाम का बर्डन कितना दे रहे हैं? हम लोग 2,25,000 और एवरी ईयर हम लोग सेम बर्डन दे रहे हैं, ठीक है? ये इस मेथड का मेरिट्स है, ठीक है? असेट्स कैन बी कंप्लीटली राइट ऑफ, ठीक है? लास्ट में होकर के एसेट का वैल्यू 0 हो सकता है। अगर स्क्रैप वैल्यू 0 होता, ठीक है ना, अगर स्क्रैप वैल्यू 0 होता तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपए का मेरा मशीन था, 1 लाख रुपए का मेरा मशीन था और 5 साल चलता है ये मशीन, तो डिप्रिसिएशन पर ईयर कितना होता? 20,000। एवरी ईयर मेरा एसेट से कितना वैल्यू घट जाता? 20,000 रुपया। तो फर्स्ट ईयर में घट के वैल्यू कितना होता है? 1 लाख माइनस 20, 80,000। सेकंड ईयर में वैल्यू घट के कितना होता? 60,000। थर्ड ईयर कितना होता? 60 माइनस 20, 40। फोर्थ ईयर 40 माइनस 20, 20। और लास्ट ईयर वैल्यू कितना हो जाता? 0 हो जाता है, ठीक है? हमारे करंट सिचुएशन में हमारा वैल्यू घट कितना हो जाएगा? स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी स्क्रैप वैल्यू पे तो डिप्रिसिएशन लगा ही नहीं रहे। तो इस मेथड में हमारा वैल्यू घट के 0 हो सकता है, ठीक है? जैसे हमारे इस एग्जांपल में वैल्यू घट के कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस मेथड का ये बेनिफिट है, ये बोलता है, अब तुम डिसाइड करना ये मेरिट से ये अच्छा बात है कि खराब बात है, लेकिन मेथड्स का मेरिट तो ये बताता है कि इस मेथड में एसेट्स का वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब उसका यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद एसेट का वैल्यू 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है 0, ठीक है? 5 साल का मेथड है, 5 साल का डिप्रिसिएशन है, 5 साल डिप्रिसिएशन लगाए और वैल्यू घटे कितना हो जाएगा? अब अकाउंट्स में तो 0 हो जाएगा ना, बुक्स में तो 0 हो जाएगा ना। बुक्स में तो जैसे ही डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एसेट का वैल्यू घट जाएगा। हम माने एसेट गायब नहीं होगा, लेकिन बुक्स में तो वैल्यू 0 हो जाएगा ना। डिप्रिसिएशन लगाएंगे एसेट का वैल्यू घट जाएगा, फिर डिप्रिसिएशन लगाएंगे एसेट का वैल्यू घट जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जिस हमारे 1 लाख वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में कितना था कि 20-20 हज़ार रुपये घटा रहे थे, 5 ईयर के एंड पे वैल्यू कितना हो गया? 0, ठीक है? ये मेथड का ये क्या है? बेनिफिट है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डिप्रिसिएशन। इस वाले मेथड में मेरे को हमेशा पता रहता है कि एसेट्स को हम लोग खरीदे कितने में है। ये अभी लग रहा है कि इनसे कौन सा बड़ा बात है, एसेट कितने में खरीदे ये तो पता ही होना चाहिए,
लेकिन आगे के जब मेथड्स में आप पढ़ेंगे ना, उसमें 1-2 साल बाद आपको ट्रेस करना ही पॉसिबल नहीं होगा कि एसेट खरीदे कितने में थे, ठीक है ना। लेकिन एसएलएम में आपको हमेशा पता रहेगा कि ये एसेट आप कितने में खरीदे थे। तो ये टॉपिक्स को इग्नोर कर सकते हैं, जब डब्ल्यूडीबी पढ़ाएंगे तब रिलेवेंट समझ में आएगा कि ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या था। अब स्ट्रेट लाइन मेथड्स का कुछ डिमेरिट्स भी है। क्या क्या डिमेरिट्स है? सबसे पहला, डिफिकल्ट इन कंप्यूटेशन। पहले बोला मेरिट्स में इजी टू कैलकुलेट, फिर दूसरा बोल रहा है कि डिफिकल्ट इन कंप्यूटेशन। ये किस बारे में बात कर रहा है? बोलेगा कि जब तक आपके पास एक मशीन है ना, तब तक बहुत आसान बात है, हर एक का यूजफुल लाइफ निकाल लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, इजी है आपको डिप्रेशन कैलकुलेट करने में। लेकिन जब आपके पास 5 मशीन होगा, 10 मशीन होगा, एक मशीन इस ईयर में खरीदे, दूसरा मशीन दूसरे ईयर में खरीदे, तीसरा मशीन तीसरे ईयर में खरीदे, उस टाइम पे जाकर के आपको डिप्रेशन कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो मान लेते हैं इनकी बात, ठीक है। आगे के क्वेश्चन जब करवाएंगे तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी भी फेस हो। अभी तक तो हम लोग ऐसा करवाए नहीं, सिर्फ एक ही मशीन पे काम करवाए ना, कि एक मशीन खरीदे हैं, उसको बेचे हैं, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। आगे के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि एक मशीन है, फिर दूसरा मशीन खरीद लिया, दूसरा मशीन है, फिर तीसरा मशीन खरीद लिया, तब आपको रियलाइज होगा कि क्या, कि इस मशीन में भी, इस वाले मेथड में भी डिप्रेशन कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अब एक बात बताना, इस एग्जाम्पल में, अभी जो हमारा एग्जाम्पल में डिप्रेशन पर ईयर कितना लग रहा है? 2,25,000। एवरी 5 ईयर्स तक डिप्रेशन कितना लग रहा है? 2,25,000। हम लोग कोई मशीन खरीदे हैं, हम लोग कोई मशीन खरीदते हैं, उसी की वजह से डिप्रेशन लग रहा है 2,25,000, उसी का डिप्रेशन है, ठीक है। मशीन तो 5 साल यूज होगा, मशीन 5 साल यूज होगा, इसलिए 5 साल तक डिप्रेशन हम लोग लगा रहे हैं। अब एक बात बताना, ये एसी जो खरीदे हैं या कोई हम लोग कोई मशीन खरीदे हैं, उसको स्टार्टिंग के टाइम पे, कोई भी हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो उस पर रिपेयर मेंटेनेंस का भी खर्च आता है ना। रिपेयर मेंटेनेंस का खर्च आएगा, वो बार बार खराब होगा, बार बार इंजीनियर को बुला कर उसे दिखाना पड़ेगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम लोग को करवाना पड़ेगा। तो जब मशीन हम लोग खरीदेंगे तो स्टार्टिंग के पीरियड में ज़्यादा रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा कि बाद के पीरियड में ज़्यादा मेंटेनेंस होगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा? बाद के पीरियड में ज़्यादा रिपेयर मेंटेनेंस होगा। स्टार्टिंग में तो मशीन न्यू ही रहेगा तो बहुत ज़्यादा रिपेयर मेंटेनेंस का जरूरत नहीं पड़ता है, हल्का फुल्का ग्रीस मोबिल चेंज कर लो। एक बाइक का बात करें, सपोज बाइक सब लोग चलाता है, तुम लोग तो एक बाइक लिए, तो स्टार्टिंग के टाइम पे बाइक में ज़्यादा खर्च होता है कि बाद के टाइम पे? स्टार्टिंग में सिर्फ मोबिल वोबिल बदला लो भाई, एकदम गाड़ी चकाचक, 1-2 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी तीसरा साल और चौथा साल चलने लगता है, कभी क्लच प्लेट खराब हो जाएगा, कभी गियर काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है, कभी डिस्क ब्रेक खराब हो जाता है, कभी टायर घिस जाता है। तो मतलब चीज़ें ये होती है ना कि स्टार्टिंग के पीरियड में ना रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कम होता है, यहाँ पे कम होता है, और इस इधर जाते जाते ना ये बढ़ने लगता है, ये ज़्यादा होने लगता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि स्टार्टिंग में रिपेयर मेंटेनेंस हुआ, फर्स्ट ईयर 5,000, सेकेंड ईयर 15,000, सेकेंड ईयर 25,000 रुपये। स्टार्टिंग के 3 साल में रिपेयर मेंटेनेंस कम हुआ, फिर रिपेयर खर्च हो गया 75,000, और फिर हो गया 1,25,000 रुपये, है ना। मशीन है, चलेगा, रिपेयर मेंटेनेंस लग रहा है। तो देखोगे ये कि अब मशीन की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज हो रहा है, मशीन की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस में कितना चार्ज हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर मशीन पे कितना खर्च हुआ? 2,30,000, डिप्रिसिएशन का 2,25,000, और रिपेयर भी किसी पे किए? मशीन पे ही किए। तो मशीन की वजह से फर्स्ट ईयर में मेरा खर्च कितना आया? 2,30,000, सेकेंड ईयर में 2,40,000, थर्ड ईयर में 2,50,000, और फोर्थ ईयर में 3 लाख, और फिफ्थ ईयर में 3,50,000। जो हम लोग सोचे थे कि हर साल डिप्रिसिएशन खर्च सेम रहेगा, बर्डन सेम रहेगा, क्या बर्डन सेम रहा? नहीं। एंड ऑफ द पीरियड होते होते हमारा बर्डन ज्यादा होने लगा, जो कि गलत चीज है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब क्या होता है? बर्डन सेम रखते हैं हम लोग हर एक साल, लेकिन बर्डन क्या हो रहा है? ये तो इसका डिमेरिट निकल के आ गया ना, कि बर्डन हमारा क्या हो गया कि लेटर पीरियड में, मतलब बाद के पीरियड में हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस पे बर्डन ज्यादा होने लगा। कौन से मेथड की वजह से? स्ट्रेट लाइन मेथड की वजह से। तो बोलते हैं कि भाई इक्वल चार्ज नहीं है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो चार्ज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो इक्वल चार्ज कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं। लेटर वाले पीरियड में लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा चार्ज हो रहा है मशीन की वजह से।
स्टार्टिंग में जो 2,30,000 हम लोग खर्च मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज दिखा रहे हैं, वो लास्ट तक होते हुए कितना चला गया, 3,50,000। ठीक है। अनड्यू प्रेशर इन द लेटर ईयर, लेटर ईयर में क्या हो रहा है, अनड्यू प्रेशर, जरूरत से ज्यादा प्रेशर हो रहा है। अब एक बात बताओ, जनरली कोई मशीन होता है, कोई फैक्ट्री में कोई बड़ा मशीन लगा हुआ है, जनरली ऐसा देखा गया है कि इनिशियल पीरियड में ना उसको ज्यादा यूज होता है। कोई भी चीज हम लोग खरीदते हैं, मशीन वगैरह खरीदते हैं, फैक्ट्री वगैरह मशीन वगैरह खरीदते हैं, तो शुरुआती ईयर्स में ना उसका ज्यादा यूज होता है ना। बाद के पीरियड में क्या होता है कि और भी मशीन खरीदा गया, और भी नया सारा चीजें चेंज हो गई, तो वो मशीन उतना ज्यादा यूज नहीं होता जितना स्टार्टिंग के ईयर में यूज होता है। तो मशीन यूज ज्यादा कब हो रहा है, स्टार्टिंग ईयर्स में, और खर्च हम लोग कहाँ दिखा रहे हैं ज्यादा, इसमें लेटर ईयर में। तो ऐसा होना चाहिए था ना कि जहाँ पे यूज ज्यादा हो वहां पे ज्यादा डिप्रिसिएशन दिखाया जाए, जहाँ पे यूज कम हो वहां पे डिप्रिसिएशन कम दिखाया जाए। तो हम लोग मान के चलो सब चीजें बराबर चल रही है, मैचिंग कंसेप्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यूज हम लोग स्टार्टिंग के पीरियड में ज्यादा कर रहे हैं और हम लोग डिप्रिसिएशन स्टार्टिंग पीरियड में क्या दिखा रहे हैं, कम दिखा रहे हैं। और लेटर पीरियड में हम लोग बोल रहे हैं कि यूज भाई हमारा एसेट्स उतना ज्यादा नहीं होता है स्टार्टिंग के जितना, लेकिन हम लोग खर्च ज्यादा दिखा रहे हैं। तो एसएलएम का ये क्या हो गया, हमारा डिमेरिट्स हो गया। ठीक है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ये छोड़ सकते हैं। अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ वैल्यू टू द एसेट टू द जीरो, हम लोग बोलते हैं एसएलएम में कि हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बोले क्या मतलब है भाई, जीरो करने का क्या मतलब है आप लोग का, 5 साल बाद मेरा मशीन गायब हो जाएगा क्या, नहीं। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कोई मशीन डिप्रिशिएट हो के जीरो हो गया, बुक्स में उसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो। लेकिन फैक्ट्री गए तो देखे वही मशीन में अभी तक बन रहा है, वही मशीन में अभी तक प्रोडक्शन हो रहा है। तो आपको फिक्स्ड एसेट का वैल्यू जीरो करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर वो यूज में है तो उसका कुछ तो वैल्यू होना चाहिए था ना। तो ये बोल रहा है कि अनरियलिस्टिक है कि आप एसेट्स के वैल्यू को जीरो कर दो, ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। ठीक है। उसके बाद बोलता है कि डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द स्क्रैप वैल्यू, एसएलएम का मेथड बिना स्क्रैप वैल्यू जाने हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, स्क्रैप वैल्यू भी तो लगता है ना, मेथड में क्या लगता है, स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। और हम लोग भाई स्क्रैप वैल्यू कभी भी सही नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि 10 साल कोई मशीन चलेगा तो हम लोग अभी कैसे बता दें कि वो 10 साल बाद कितना में बिकेगा। ठीक है। तो इस स्क्रैप वैल्यू भी हम लोग एक्यूरेट नहीं निकाल सकते हैं, तो डिप्रिसिएशन भी एक्यूरेट निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, एक्यूरेट नहीं निकल पाएगा। तो ये सब क्या हो रहा है, डिमेरिट्स हम लोग को पता चल रहा है, किसका, स्ट्रेट लाइन मेथड का डिमेरिट्स है। सुटेबिलिटी में बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर दोज एसेट्स whose useful life can be estimated accurately, जिसका वो एसेट्स के लिए एसएलएम मेथड सुटेबल है जिसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ सही तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं या एस्टिमेट कर सकते हैं। सपोज मेरा मोबाइल, हम अगर सही इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कैलकुलेट सही तरीके से कर लेंगे तो इसका डिप्रिसिएशन भी हम लोग सही तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। एंड विच डू नॉट रिक्वायर मच एक्सपेंस ऑन रिपेयर एंड रिन्यूअल, और एसएलएम पे सपोज यहाँ पे रिपेयर एंड रिन्यूअल पे इतना खर्च नहीं आता, रिपेयर पे इतना खर्च नहीं आता, तो मेरा मेथड सुटेबल था ना, बराबर एक्सपेंस लग रहा था। क्योंकि रिपेयर एंड वो सारे मशीन्स, वो सारे मतलब एसेट्स जिस पे रिपेयर एंड रिन्यूअल का ज़्यादा खर्च पड़ता है, उसमें एसएलएम सुटेबल है कि नहीं है, नहीं सुटेबल है। क्यों, क्योंकि उस केस में हम मशीन तो स्टार्टिंग के ईयर में ज़्यादा यूज करेंगे, लेकिन खर्च हम लोग लेटर ईयर में ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो जो भी मशीन जिस पे रिपेयर एंड रिलीवर का खर्च ज़्यादा होता है, वो मशीन पे एसएलएम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। ये हम लोग एसएलएम का थ्योरी देख लिया।